Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट है। एग्जेक्टिव हेड में देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा पावर का हामिल है। इसकी पावर की बुनियादी वजह यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यूएस प्रेसिडेंट को तमाम एग्जेक्टिव पावर्स दे रहा है। इसके साथ साथ यूएस में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो लोग यूएस के प्रेसिडेंट को पावर्स देते हैं और तवक्को करते हैं कि हमने जिस आदमी को चुना वो मुकम्मल तौर पर पावर्स को यूज करे। एज अ लीडर ऑफ स्टेट, एज अ हेड ऑफ स्टेट, यूएस अपनी पावर्स को भरपूर अंदाज में परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ अगर मुल्क में इमरजेंसी लगी हो तो यूएस प्रेसिडेंट के पास तमाम तरह की पावर्स, एग्जेक्टिव पावर, लेजिस्लेचर पावर और जुडिशियल पावर्स, तमाम तरह की पावर यूएस प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट के बारे में हम देखते हैं कि कैसे यूएस प्रेसिडेंट मुंतखब होता है और क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशंस है। नंबर एक, तो यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए जरूरी है कि आप बाय बर्थ यूएस सिटीजन हो। बाय बर्थ यूएस सिटीजन होना इसके लिए जरूरी है। और फिर कम से कम यूएस प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है कि ऐसा बंदा जो यूएस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है 14 साल के लिए यूएस में रहा हो कम से कम। और फिर उसकी उम्र 35 साल होना जरूरी है। 35 साल कम से कम, और इससे जायद 35 साल से कम उम्र का फर्द इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। और फिर जो भी बंदा जो है यूएस प्रेसिडेंट की सीट पर बैठता है, 4 साल की मुद्दत होती है, 4 साल का टेन्योर होता है। यूएस प्रेसिडेंट को उसकी सीट से कोई नहीं उतार सकता। सिर्फ एक तरीका है इम्पीचमेंट का, और इम्पीचमेंट के जरिए उतारा जा सकता है। लेकिन अभी तक अमेरिका की 231 साल हिस्ट्री में कभी भी यूएस प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया जा सका, यानी इम्पीचमेंट के जरिए उसे उसकी सीट से नहीं उतारा जा सका। यूएस प्रेसिडेंट जैसे ही अवाम की वोट्स लेकर आता है तो वो अपनी कैबिनेट को फॉर्म करता है। यूएस में जो इलेक्शन सिस्टम है, आमतौर पर लीप ईयर्स में यूएस में इलेक्शन शुरू होते हैं, लीप ईयर्स में। और इसमें तमाम स्टेट्स में इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि सदर के नुमाइंदे मुंतखब किए जाते हैं जिनको वोट मिलते हैं। और 50% वोट अगर एक स्टेट से हासिल कर लिया जाए तो तमाम नुमाइंदे वो फातिह करार पाते हैं। यूं तकरीबन 535 नुमाइंदों में 270 नुमाइंदे अगर कोई भी प्रेसिडेंट हासिल कर ले तो वो यूएस का प्रेसिडेंट बन जाता है। अगर हम देखें जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनता है तो यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले अपनी कैबिनेट फॉर्म करता है। तो कैबिनेट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन बाय कन्वेंशन यूएस ने इसका आगाज किया, अपनी कैबिनेट तरतीब दी। और इस कैबिनेट में वो मेंबर्स लेजिस्लेचर से नहीं लेता, बल्कि ये अपने उसके नुमाइंदे होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, अपने पार्टी के मेंबर्स होते हैं जिनको वो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज देता है और ये उसकी कैबिनेट फॉर्म होती है। तो यूएस प्रेसिडेंट के लिए जरूरी नहीं कि वो अपनी कैबिनेट से मशवरा करे। आमतौर पर जो ताकतवर अमेरिकी सदर रहे हैं उन्होंने कभी भी कैबिनेट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कमजोर प्रेसिडेंट्स वो कैबिनेट से मशवरा करते हैं और अक्सर कैबिनेट जो कहती है उसको कैबिनेट की बात ये मानते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें यूएस प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या है। नंबर एक, तो ये हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट है। फिर एग्जेक्टिव हेड ऑफ द स्टेट है, जितनी भी एग्जेक्टिव मशीनरी वो सारी की सारी यूएस प्रेसिडेंट के अंडर होती है। फिर यूएस प्रेसिडेंट नॉन कांग्रेस मेंबर होता है। इसका मतलब ये है कि वो कांग्रेस को अपने अमाल का जवाबदेह नहीं है। और फिर ये कि क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में सदर की पावर्स डायरेक्ट अवाम से मिली है सदर को, लिहाजा वो इस लिहाज से मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ऑफ द यूएस होता है।
फिर हम देखते हैं कि क्या वजूहात हैं कि यूएस प्रेसिडेंट को ये पावर्स मिली हैं। इनकी वजूहात में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 यूएस प्रेसिडेंट को पावर्स देता है। यूएस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 2 कहता है कि ऑल द एग्जेक्टिव पावर्स फॉल इन द पर्सनैलिटी ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। और सेकेंडली क्योंकि यूएस डायरेक्ट मैंडेट हासिल करता है थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इसलिए वो ज्यादा ताकतवर होता है। फिर ये है कि हेड ऑफ द कैबिनेट, जितने भी स्टेट मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे यूएस प्रेसिडेंट के अंडर होते हैं। और उसके बाद फिर ये है कि ये कांग्रेस से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि कांग्रेस को लेजिस्लेचर को जवाब दे नहीं होता। तो ये इसकी रीजंस हैं। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। तो डेफिनेटली सोर्स भी जो है नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 है जो कि सदर को जितने भी इख्तियारात, एग्जेक्टिव इख्तियारात वो अता करता है। फिर उसके बाद कांग्रेस की हुई कानून साजी यानी स्टैट्यूटरी लॉज, ये भी इसकी पावर का सोर्स है। और फिर उसके बाद उसका अपना ऑफिस वो इस हद तक ताकतवर है, इसकी पावर्स जो है वो यूएस प्रेसिडेंट के पास होती हैं। फर्दर ये कि इन केस ऑफ इमरजेंसी यूएस प्रेसिडेंट के पास तमाम तरह की पावर्स यूएस प्रेसिडेंट में मुर्तकिब हो जाती हैं। इवन लेजिस्लेचर और जुडिशरी भी यूएस प्रेसिडेंट की तरफ देख रहे होते हैं। और ऐसी सूरत में यूएस प्रेसिडेंट के लिए जरूरी नहीं होता कि वो कांग्रेस से परमिशन ले या वो फिर जुडिशरी से किसी बात की परमिशन ले, तो तमाम तरह की पावर्स जो है यूएस प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं। यूएस प्रेसिडेंट की जो है एग्जेक्टिव पावर्स क्या क्या है। नंबर 1 तो ये आर्मी का कमांडर इन चीफ होता है, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो यूएस प्रेसिडेंट के अंडर होती हैं। फिर उसने जितनी भी अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं वो सारी की सारी यूएस प्रेसिडेंट ने करनी होती हैं। जो हायर ऑफिशियल्स और लोअर ऑफिशियल्स सबकी उसने करनी होती हैं। हायर ऑफिशियल में वो कांग्रेस के साथ मशवरा करता है, लोअर ऑफिशियल्स को वो खुद अपॉइंट करता है। और फिर यूएस प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो कांग्रेस के स्पेशल इजलास को कॉल कर सके। इसके साथ साथ जुडिशरी की तरफ से दी हुई सजाओं में यूएस प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो किसी भी मुजरम की सजा कम कर सकता है या सजा को खत्म कर सकता है। फिर यूएस प्रेसिडेंट मुल्क में जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं उनको रिसीव करता है। फिर जितनी भी यूएस मशीनरी है, एग्जेक्टिव मशीनरी है, उस सारी मशीनरी को यूएस प्रेसिडेंट रन करता है। इसके साथ साथ यूएस के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिन पावर्स में उसे मशवरा करना पड़ता है कांग्रेस के साथ, यानी कांग्रेस के साथ अपनी पावर्स को शेयर करना पड़ता है। इंटरनेशनल जितनी भी ट्रीटीज हैं सारी वो यूएस प्रेसिडेंट कांग्रेस के मशवरे के साथ करता है और उन पर अमल दरामद करता है। इसमें एक बड़ी अहम एग्जांपल है हमारे पास वुड्रो विल्सन के। वुड्रो विल्सन ने अपने 14 पॉइंट्स दिया और उन 14 पॉइंट्स में लीग ऑफ नेशन को फॉर्मेट करने का जो है मशवरा दिया। तो यो लीग ऑफ नेशन का जो डिजाइन वो वुड्रो विल्सन का था। तो इस लिहाज से यूएस प्रेसिडेंट को या यूएस को लीग ऑफ नेशन का जो है मेंबर होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने अप्रूवल नहीं दी। यूं एक इंटरनेशनल बॉडी लीग ऑफ नेशन का यूएस कभी मेंबर नहीं बन सका। और फिर इसके बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स होती हैं वो यूएस प्रेसिडेंट कांग्रेस के मशवरे के साथ करता है। और फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की भी अपॉइंटमेंट यूएस प्रेसिडेंट वो मशवरे के साथ करता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें यूएस की प्रेसिडेंट की कुछ लेजिस्लेटिव पावर है। लेजिस्लेशन में भी यूएस के प्रेसिडेंट का रोल इंतहाई अहम है। तो लेजिस्लेशन जितनी भी कांग्रेस लेजिस्लेशन करेगी, जो भी कानून बनाएगी, तो हतमी मंजूरी वो प्रेसिडेंट देगा। अगर तो सदर मंजूरी दे दे तो वो लॉ बन जाएगा। अगर लेट्स सपोज सदर मंजूरी नहीं देता और उसमें कानून में कुछ शिकों को निकालने पे या कुछ कंसल्टेशन देता है तो और वापस कांग्रेस को भेजता है, तो कांग्रेस के लिए जरूरी है कि उस पर अमल दरामद करे। अगर लेट्स सपोज कांग्रेस उस पर अमल दरामद नहीं करती तो यूएस प्रेसिडेंट के पास 2 इख्तियार आते हैं। नंबर 1 तो वो उसे वीटो कर सकता है। अगर तो वो उस कानून साजी को वीटो कर देगा तो वीटो कर देने की सूरत में
यूएस कांग्रेस के लिए जरूरी है कि उस लॉ को 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करवाए, तब वो लॉ पास हो सकता है, अदरवाइज वो लॉ पास नहीं होगा। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो असल में ये है कि कोई भी कानून कांग्रेस से सदर के पास मंजूरी के लिए आता है, सदर ना ही तो उसे उस पे साइन करता है और ना ही उसे रिजेक्ट करता है, बल्कि अपने पास रख लेता है। तो ऐसे में 10 दिन के बाद अगर तो कांग्रेस का सेशन जारी रहता है तो 10 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली विदाउट द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट वो लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस का इजलास जारी नहीं रहता तो वो कानून साजी खत्म हो जाएगी, वो कानून खत्म हो जाएगा। फिर उसका प्रोसीजर वही है कि नेक्स्ट जब भी सेशन होगा कांग्रेस का, कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वो 2/3 की मेजॉरिटी के साथ उस कानून को दोबारा पास करवाए। तो यूं ये लेजिस्लेशन के इख्तियारात भी प्रेसिडेंट के पास है। फिर हम देखते हैं जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर भी है, जैसे कि जितने भी जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट वो सदर ही करता है, लेकिन इसके जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए उसे कांग्रेस की अप्रूवल लेना जरूरी है। फिर जितनी भी जो फेडरल ऑफेंसेस में जितने भी मुजरम आते हैं तो उनको पार्डन यानी उनको माफ कर सकता है, ये सदर के पास इसका भी इख्तियार है। तो ये यूएस प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर है। तो यूं हम देखें कि सदर की जो शख्सियत है वो एग्जेक्टिव पावर्स की भी हामिल है, लेजिस्लेचर पावर की भी हामिल है और जुडिशियल पावर्स की भी हामिल है। और फर्दर जब मुल्क में इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी में यूएस प्रेसिडेंट के पास तमाम तरह के इख्तियारात आ जाते हैं, वो एक सोल पर्सनैलिटी बन जाती है जिसके पास तमाम तरह के इख्तियारात मुर्तकज होते हैं। अगरचे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इतना पावरफुल प्रेसिडेंट नहीं देता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कानून साजियां हुई हैं और गुजरते हुए वक्त के साथ हालात के साथ सदर के पास पावर्स आती रही हैं। लिहाजा मौजूदा दौर में यूएस प्रेसिडेंट दुनिया का ताकतवर प्रेसिडेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में हम आज देख रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर को इनकरेज कर रहा है। दोस्तों, याद रख लें कि डेमोक्रेसी और मोनार्की में बुनियादी तौर पर फर्क यही है, डेमोक्रेसी में तमाम पावर्स, चाहे वो एग्जेक्टिव पावर्स हों, लेजिस्लेचर पावर हों या फिर जुडिशरी की पावर, एक जात में मरकूज होती है। इसके बरक्स डेमोक्रेसी में ये है कि ये 3 डिपार्टमेंट्स, ये गवर्नमेंट के 3 बुनियादी ऑर्गन्स, ये अलग अलग होते हैं, इनके पास अलग अलग पावर्स होती है। कोई एक इंसान इन तीनों पावर्स को होल्ड नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो इससे पावर टर्न्स टू करप्ट, तो पावर करप्शन की तरफ जाएगी। तो यही वजह है, यही एक यूनिक फीचर है जिसे मोंटेस्क्यू ने रियलाइज किया। मोंटेस्क्यू जो कि फ्रेंच फिलोसोफर था, जब वो ब्रिटेन गया तो उसने ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को डीपली एनालाइज किया, तो उस सिस्टम में उसने सेपरेशन ऑफ पावर के रूल को इंप्लीमेंट देखा। यही वजह है कि उसने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में ये 3 ऑर्गन्स इनको डिफाइन किया और इन 3 ऑर्गन्स के अलग अलग पावर और उसकी सिग्निफिकेंस को बयान किया। यही वजह है कि मोंटेस्क्यू की ये थ्योरी सेपरेशन ऑफ पावर, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोनेंट्स ने उन्होंने इसे लिया और इसे एज इट इंप्लीमेंट किया। तो यही वजह है कि अगर हम कह सकते हैं कि मोंटेस्क्यू की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वो कहां इंप्लीमेंट है, तो सिंपली दुनिया में जो सबसे ज्यादा इसकी बेहतरीन अंदाज में इंप्लीमेंटेशन देखी जा सकती है वो यूएस में देखी जा सकती है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमें सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में गाइड करता है, तो इसके फर्स्ट 3 आर्टिकल्स ये हमें बताते हैं कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर को इंप्लीमेंट किया जाता है। फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लेजिस्लेटिव पावर्स।
यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सेज ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स फॉल इन कांग्रेस। तो कांग्रेस जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट पर मुश्तमिल है, तो ये तमाम लेजिस्लेटिव पावर्स को एग्जीक्यूट करेंगी, फंक्शन करेंगी। और ऑन द अदर साइड सेकंड आर्टिकल इज अबाउट एग्जेक्टिव पावर्स, ऑल एग्जेक्टिव पावर्स फॉल इन प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है तमाम एग्जेक्टिव पावर्स को परफॉर्म करेगा। एंड थर्ड इज अबाउट जुडिशियल पावर्स, तो ऑल जुडिशियल पावर्स फॉल इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तमाम जुडिशियल पावर्स को फंक्शन करेगी। अगरचे हम देखें कि यहां पर कहीं भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट नहीं किया गया कि देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बट टेक्निकली सेपरेशन ऑफ पावर्स को जो है यहां पर इंप्लीमेंट किया गया और इंश्योर किया गया है कि कोई भी एक मेंबर वो एट अ टाइम लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव का पर्सन ना हो, या एक ही इंसान लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जेक्टिव में परफॉर्म ना कर रहा हो। हर आदमी जो है वो एट अ टाइम एक ही ऑर्गन का मेंबर हो सकता है। तो यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर हमें वाज़ह तौर पर नजर आती है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के जहन में लॉर्ड ब्रैक्टन की वो बात वो वाज़ह थी कि पावर टर्न्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये पावर जो है अगर कुछ मखसूस हाथों में होगी, चंद हाथों में होगी, तो ये करप्शन की तरफ जाएगी। तो इस करप्शन को रोकने के लिए जरूरी है कि इन तीनों ऑर्गन्स को अलग अलग कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ अब ये तीनों ऑर्गन्स हैं, इनमें से कोई एक ऑर्गन भी अपनी पावर को मिसयूज कर सकता है। तो इस मिसयूज को रोकने के लिए चेक एंड बैलेंस की डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ये चेक एंड बैलेंस की डॉक्ट्राइन क्या है ये हम आगे जाकर आपको बताएंगे। सिंपली ये है कि ये चेक एंड बैलेंस की डॉक्ट्राइन ये है कि कोई भी इदारा अपनी हद से जब तजावज करेगा तो दूसरा इदारा जो है उसे कंस्ट्रेंट करेगा, उसे रोकेगा। तो यहां पर हम देखें कि ये तीन इदारे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर की जो है पावर्स क्या है? लेजिस्लेचर में मोस्ट पावरफुल हाउस सेनेट है, फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये क्या करते हैं? ये कानून साजी करते हैं, तमाम लेजिस्लेशन की पावर है। यूएस में जितने भी लॉज फॉर्मेट होते हैं उसके पीछे सेनेट मौजूद है। तो सेनेट जो है वो अपनी लेजिस्लेशन की पावर को फंक्शन करती है। फाइनेंशियल बिल, हर तरह के बिल्स जो है वो सेनेट में पेश होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश होते हैं। तो आप ये कह लें कि यूएस कांग्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। और उसके बाद नेक्स्ट है यूएस प्रेसिडेंट जो है वो एग्जेक्टिव हेड है, तमाम तरह के एग्जेक्टिव जो है पावर्स का हामिल है। जितनी भी लेजिस्लेशन होती है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो यूएस प्रेसिडेंट ने करनी होती है। और यूएस प्रेसिडेंट नॉन कांग्रेस मेंबर होता है, तो इस लिहाज से कांग्रेस पे उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता और डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है। तो जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है, लॉज की इंप्लीमेंटेशन करनी होती है, यूएस प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट के जरिए, अपने मिनिस्टर्स के जरिए उनको इंप्लीमेंट करता है। फिर जुडिशियल पावर्स हैं। जुडिशरी बेसिकली जो है आइन को इंटरप्रेट करती है। तो जुडिशरी के पास एपलेट जुरिस्डिक्शन है। यहां पर जो है फेडरल से मुतल्लिक या इंट्रा स्टेट्स के मुतल्लिक जितने भी है मामला तो डिस्कस किए जाते हैं। जुडिशरी बेसिकली इंडिविजुअल फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करती है और जितने भी कवानीन हैं उनको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन करने में अहम किरदार अदा करती है। तो अब हम देखते हैं कि ये चेक एंड बैलेंस की डॉक्ट्राइन क्या है। असल में ये चेक एंड बैलेंस की डॉक्ट्राइन ये तीनों ऑर्गन्स को दो दो चेक्स की जो है पावर्स दी गई हैं। दो दो चेक्स रखे हुए हैं, यानी अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस के पास एक चेक एग्जेक्टिव पे है, दूसरा चेक जुडिशरी पे है। कैसे है? कांग्रेस ने एग्जेक्टिव पे चेक रखा हुआ कि एग्जेक्टिव अगर कोई फंक्शंस जो है लेजिस्लेशन के से हटकर अंजाम दे या कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर अंजाम दे तो कांग्रेस उसे जो है वो उसे चेक करेगी ताकि जो है बैलेंस रहे। जैसा कि आमतौर पर जो है जितनी भी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स हैं
प्रेसिडेंट करेगा तो वो कांग्रेस की अप्रूवल से करेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उसने मुकर्रर करना है, जजेस को मुकर्रर करना है, या फिर ट्रीटीज करनी है दूसरे ममालिक के साथ, या अपने मुल्क के एम्बेसडर्स, तो ये तमाम जो है कांग्रेस की अप्रूवल के साथ प्रेसिडेंट करेगा। और फिर जुडिशरी के जितने भी जजेस हैं वो कांग्रेस की अप्रूवल से लगेंगे। और जुडिशरी अगर सम टाइम अपने फंक्शंस जो है वो सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रही, कहीं डिस्पोटिक रोल अदा कर रही है, तो इंपीचमेंट जजेस की भी इवन जो है वो सेनेट में हो सकती है। फिर प्रेसिडेंट के लिए जो दो चेक्स हैं, एक कांग्रेस पे और दूसरा जुडिशरी पे। कांग्रेस पे चेक्स ये है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जो भी कांग्रेस ने लेजिस्लेशन करनी है वो एट द एंड हतमी तौर पर प्रेसिडेंट के पास आएगी सिग्नेचर के लिए। तो प्रेसिडेंट नंबर 1 या तो सिग्नेचर करके कानून पास कर सकता है, दूसरे नंबर पर कुछ रिकमेंडेशंस दे सकता है और रिकमेंडेशन देकर कांग्रेस को वापस भेज सकता है, तीसरा ये है कि उसे वीटो कर सकता है। अगर तो प्रेसिडेंट उस कानून को वीटो कर देगा तो इस सूरत में ये होगा कि कांग्रेस को वो लॉ 2/3 मेजॉरिटी से पास करवाना होगा। अगर तो वो नहीं करवा पाई तो वो लॉ नहीं बन सकेगा। इसी तरह जुडिशरी पे उसका चेक है, जुडिशरी के जितने भी जजेस हैं वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल से ही जज बनते हैं। तो ये सिलसिला है कि ये जुडिशरी पे इसका चेक क्या है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि थर्ड, जुडिशरी का कांग्रेस पे भी चेक है और प्रेसिडेंट पे भी चेक है। कैसे चेक है कि जुडिशरी नंबर 1 तो जो कांग्रेस के जितने भी लॉज हैं अगर तो वो अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, उसके अगेंस्ट नहीं है तो ओके, नहीं तो अदरवाइज जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू करती है। और इसी तरह अगर प्रेसिडेंट फंक्शंस कर रहा है, वो इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट है या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी जो है उस पर एक्ट करेगी। तो जुडिशरी का ये जुडिशियल रिव्यू इसका बुनियादी तौर पर आगाज हुआ। अगरचे ये चेक एंड बैलेंस की जो डॉक्ट्राइन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, लेकिन ये है कि ये जब मशीनरी फंक्शन कर रही होती है तो ये ऑटोमेटिकली ये चेक एंड बैलेंस करती है। तो जुडिशरी के पास ये इख्तियार जो है 1803 का एक केस मरबरे वर्सेस मेडिसन केस में आया कि जब जुडिशरी ने इस केस के दौरान ये जाना कि 1789 में कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया था जिसकी सेक्शन नंबर 13 जो है वो आइन के आर्टिकल 3 सेक्शन 2 से मुतसादम थी। तो इस तरह यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून साजी को नल एंड वॉइड करार दिया और इवन उसके बाद भी यूएस सुप्रीम कोर्ट ये काम करता रहा है। तकरीबन 50 से ज्यादा कांग्रेस के बने हुए लॉज को उसने नल एंड वॉइड करार दिए हैं। 300 से ज्यादा स्टेट्स केसेस को नल एंड वॉइड करार दिया जो कि आइन से मुतसादिम थे। और फिर यूएस प्रेसिडेंट के कई ऐसे एक्शंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थे, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थे, इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट थे, उनको कंस्ट्रेंट किया है। तो यूं ये यूएस में ये चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल अपने भरपूर अंदाज में फंक्शन कर रहा है और हम ये नहीं कह सकते कि यूएस में कोई एक ऑर्गन वो ज्यादा पावर का हामिल है। कहीं भी अगर किसी की ज्यादा पावर बढ़ती है तो आगे किसी ना किसी दूसरे ऑर्गन का चेक आ जाता है, जिसकी वजह से यूएस का सिस्टम स्मूथली फंक्शन कर रहा है। यही वजह है कि यूएस सिस्टम, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस ऑर्गन्स तमाम बेहतरीन अंदाज में और स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं और यूएस को ज्यादा से ज्यादा तरक्की की जानब गामजन कर रहे हैं। यूएस जुडिशियल सिस्टम हमारा आज का मौजू है यूएस सुप्रीम कोर्ट के बारे में। दोस्तों याद रख लें कि कोई भी दुनिया में मुल्क है उसकी तरक्की का राज यही है कि वो मुल्क किस हद तक लोगों में इंसाफ फराहम कर रहा है, उस मुल्क के कोर्ट्स किस हद तक इंसाफ दे रहे हैं, किस हद तक वो बड़े और छोटे की तकसीम नहीं कर रहे और इम्पार्शली इंसाफ दे रहे हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कि कोई भी मुल्क कुफर के निज़ाम पे तो कायम रह सकता है लेकिन जुल्म जबर के निज़ाम पे कायम नहीं रह सकता। लिहाजा इस जुल्म जबर के खिलाफ जो सबसे बड़ा हथियार है किसी मुल्क में वो वहाँ के कोर्ट्स होते हैं। वहाँ के कोर्ट्स
अगर इंसाफ फराहम कर रहे हैं तो वो मुल्क तरक्की करता है, लेकिन अगर वो कोर्ट्स इंसाफ नहीं फराहम कर रहे, किसी मखसूस तबके की नुमाइंदगी करते हैं, तो यूं आहिस्ता आहिस्ता वो मुल्क तबाही की तरफ गामजन हो जाता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पर ना सिर्फ मुल्क में इंसाफ को इंश्योर किया है, बल्कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को भी एम्पावर किया है। और कहा जाता है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट्स उसने मुआशरे की कंस्ट्रक्शन में अहम तरीन रोल अदा किया है। और यूएस सुप्रीम कोर्ट और यूएस जनरल कोर्ट्स की नजर में एवरीवन इक्वल बिफोर द लॉ। यही वजह है कि यूएस में समझा जाता है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट भी लेजिस्लेशन में अपना अहम रोल अदा करते हैं। यूएस में सुप्रीम कोर्ट के पास नमाया फीचर मौजूद है जिसे जुडिशल रिव्यू कहा जाता है। इस जुडिशल रिव्यू के तहत यूएस की सुप्रीम कोर्ट ऐसे लॉज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो उनको नल एंड वॉइड करार देती है। यही वजह है कि अभी तक 231 साल की तारीख में यूएस सुप्रीम कोर्ट 50 लॉज जिसे यूएस कांग्रेस ने पास किए उसे नल एंड वॉइड करार दे चुकी है, और 300 लॉज जो कि यूएस की मुख्तलिफ स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स ने पास किए हैं उनको नल एंड वॉइड करार दे चुकी है। तो आइए हम देखते हैं यूएस जुडिशल सिस्टम। यूएस जुडिशल सिस्टम असल में ये ड्यूल सिस्टम है। इसमें फेडरल कोर्ट्स मौजूद हैं और स्टेट कोर्ट्स मौजूद हैं। फेडरल और स्टेट कोर्ट्स अलग अलग कोर्ट्स हैं। तो फेडरल कोर्ट्स जो हैं ये स्टेट के मामलात, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिका मामलात, ऑफिशियल से मुतल्लिका मामलात इनको हेयर करती है, और जो अपीलें जो स्टेट्स की तरफ से जो डिसीजंस हैं उनके अगेंस्ट जो अपील्स आती हैं फेडरल कोर्ट्स उनको डील करती हैं। और फेडरल कोर्ट्स इसके बरक्स जो स्टेट कोर्ट्स ये मकामी कानून साजी करती है। फेडरल कोर्ट्स के जजेस का तयन प्रेसिडेंट करता है कांग्रेस के मशवरे के साथ, जबकि स्टेट के जो जजेस हैं वो वहां के मुकामी लोग उन जजेस का इंतखाब करते हैं। यूएस का सुप्रीम कोर्ट वो वाशिंगटन डीसी में है। सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने अवेजा है इक्वल जस्टिस अंडर लॉ। तो ये है यूएस का सुप्रीम कोर्ट, ये दो तरह की हेयरिंग करता है। एक तो ये एपलेट ज्यूरिसडिक्शन करता है और दूसरा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एपलेट ज्यूरिसडिक्शन ये जो मुख्तलिफ स्टेट्स की जो डिसीजंस हैं उनके खिलाफ अपील यहां पर आती है, तो ये एपलेट ज्यूरिसडिक्शन हो गई। बाकी जो स्टेट के जो फेडरल के मामलात हैं, जो मरकज के मामलात हैं, उनसे मतलब जितने भी डिसीजंस जितने भी केसेस आते हैं वो यहीं पे आते हैं। ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहलाती है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ को देखें, तादाद को देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में खामोश है। इब्तिदा में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद वो चीफ जस्टिस समेत 5 थी, लेकिन फिर 1807 में ये तादाद बढ़कर 7 हो गई और 1863 में ये तादाद बढ़कर 10 हो गई। लेकिन ये जब 10 हुई तो एक मामला दरपेश हुआ कि किसी भी डिसीजन में जब जजेस 5 जजेस उसके हक में फैसला देते, 5 खिलाफ देते, तो यहां पर प्रॉब्लम बनती थी। तो ऐसे में 1869 में 9 जजेस उनका तयन किया गया और अब तक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 9 ही जजेस अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं। कई दफा ये जजेस की तादाद बढ़ाने की या कम करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामी हुई। सबसे अहम कोशिश रोजवेल्ट ने करने की कोशिश की। उसने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस कर दिए जाए। तो लोगों का आम ख्याल था और अपोजिशन का ख्याल था कि रोजवेल्ट सुप्रीम कोर्ट को भी अपने कब्जे में करना चाहता है, इसीलिए वो जजेस की तादाद बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि वहाँ की अपोजिशन ने और अमेरिकन अवाम ने इस फैसले की खूब मुखालफत की और इस वजह से रोजवेल्ट को अपने इस डिसीजन से पीछे हटना पड़ा।
अब हम देखते हैं कि ये जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं। तो सिंपली यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 में ये वाजिया किया हुआ है कि कैसे इनके जो है जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। प्रेसिडेंट कांग्रेस की अप्रूवल के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा और ये जजेस 10 साल तक अपनी सर्विसेज यहाँ पर सर अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पर जजेस की रिटायरमेंट एज 70 ईयर्स है और 70 ईयर्स से भी आगे जजेस अपने, अगर जज कोई चाहे तो वो अपने ड्यूटीज सर अंजाम दे सकता है। तो यही वजह है कि अगर जज रिटायरमेंट हासिल कर ले तो रिटायरमेंट में उसे जितनी उसे सैलरी मिल रही है तो वो पेंशन में उसे वही सैलरी मिलेगी और जो जो उसे सहूलियत मिल रही हैं वो भी रिटायरमेंट लाइफ में उसे मिलेगी। यही वजह है कि जजेस आफ्टर 70 ईयर रिटायरमेंट को प्रेफर करते हैं। इसी तरह जब जजेस का एक दफ़ा प्रेसिडेंट तयन कर दे, उसे अपॉइंट कर ले, तो जजेस को उतार नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में वाज़िया है कि सदर के पास ये इख्तियार नहीं, बल्कि किसी भी अथॉरिटी के पास ये इख्तियार नहीं कि वो जजेस को उनकी सीट से उतार सके। यही वजह है कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास सिक्योरिटी ऑफ जॉब होती है, इसलिए वो निडर होकर, बेबाक होकर अपने फैसले देते हैं। और यही वजह है कि यूएस तरक्की कर रहा है, यूएस आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, अपनी ड्यूटीज को किस तरह सर अंजाम देते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को ये हियरिंग करते हैं, केसेस की समाअत करते हैं और फिर फ्राइडे और सैटरडे को सिर्फ डिसीजंस देते हैं। 9 जजेस में से 6 जजेस का होना किसी भी केस के लिए ज़रूरी है। किसी भी केस का जो फैसला है उसका फैसले का आगाज़ जूनियर जज से स्टार्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हतमी हैं, इनको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो भी यहाँ पर फैसला होगा वो हतमी होगा। हाँ, अगर इनके खिलाफ अगर थोड़ा बहुत अगर कोई रेमेडी कहीं से मिल सकती है तो वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट से अगर किसी को सजाए मौत हुई है, किसी भी तरह की कोई सज़ा हुई है तो उसकी सज़ा में तखफीफ भी कर सकता है और उसे माफ़ भी कर सकता है। सदर के पास ये इख्तियार मौजूद है। कहा जाता है अमेरिका में कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी लेजिस्लेशन करते हैं। जी हाँ, ये लेजिस्लेशन करते हैं। कुछ ऐसे मामला जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है, ऐसे मामला जिनमें अभी तक लेजिस्लेशन नहीं हुई, तो ऐसे में जजेस अपने प्रिजम्पशन के साथ फैसला देते हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ फैसला देते हैं और वो जो डिसीजन देते हैं वो बेसिकली वो लॉ बन जाता है, वो प्रेसिडेंट बन जाता है। आने वाले अदवार में उन प्रेसिडेंट को इस्तेमाल किया जाता है। तो यूं जजेस लेजिस्लेशन में भी अपना रोल अदा करते हैं। इसके साथ साथ इंडिविजुअल फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स को भी सिक्योर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एक इंतहाई यूनिक फीचर है जो कि दुनिया में कम ही सुप्रीम कोर्ट्स के पास हासिल है। उस फीचर को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू के जरिए बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को इनहांस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को सुपीरियर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर कोई भी डिसीजन आए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी कानून साजी हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन आए, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसके खिलाफ काम करते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कि जजेस आर सुपीरियर देन कांग्रेस एंड एग्जीक्यूटिव, और इनकी ताकत जो है सबसे ज्यादा सम टाइम विद सम एक्सटेंट इन जजेस के पास ताकत एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से ज्यादा हो जाती है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? सिंपली इसे डिफाइन किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू इज टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ इधर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किसी भी लॉ की चेक की जाती है कि जितने भी लॉज बने हैं आया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं कि नहीं, आया कि कोई भी लॉ वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं है, कहीं इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्टेल तो नहीं कर रहा। तो ये ऐसे में जुडिशरी अपना रोल अदा करती है। तो ये असल में जुडिशियल रिव्यू एक कन्वेंशन है, जस्टिस जॉन मार्शल से इसका आगाज हुआ और उसके बाद
ये तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में का ये बुनियादी फीचर बन गया कि कांग्रेस के लॉज को देखना है, उसे ओवरव्यू करना है एज अ वॉच डॉग, कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो। इसका बुनियादी तौर पर आगाज जो है जुडिशियल रिव्यू का जस्टिस जॉन मार्शल से हुआ। जस्टिस जॉन मार्शल के पास एक केस आया जिसे मरबरे वर्सेस मेडिसन केस कहा जाता है। ये असल में ये केस था 1801 में प्रेसिडेंट एडम ने मरबरे को जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट किया था, लेकिन इससे पहले कि वो इसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर इशू करता तो उसकी टर्म खत्म हो गई। नया प्रेसिडेंट जेफरसन आया, उसने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेडिसन को अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने से रोक दिया। तो मरबरे ये अपना केस लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास आया और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अकॉर्डिंग टू जुडिशरी एक्ट 1789 सेक्शन 13 उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का इख्तियार है, और उसके मुताबिक उसने कहा, उसने मैंडामस रिट फाइल की और अपने अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने के लिए कहा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जॉन मार्शल ने देखा कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 सेक्शन 2 के मुताबिक तो यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का इख्तियार नहीं। तो ऐसे में उसने जुडिशरी एक्ट 1789 को नल एंड वॉइड करार दिया, क्योंकि जब एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आएगा तो उस लॉ को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का सिलसिला शुरू किया और उसके बाद अमेरिका में अब तक तकरीबन 50 से ज्यादा उनके लॉज को नल एंड वॉइड करार दिया जा चुका है और तकरीबन 300 से ज्यादा स्टेट्स के लॉज को नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट करार दे चुका है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू, जो कि एक यूनिक फीचर है। यहाँ इसमें पॉजिटिविटी भी है तो कुछ नेगेटिविटी भी है। तो अमेरिका में दोनों तरह के तबकात मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू को अप्रिशिएट भी करते हैं और डेप्रिशिएट भी करते हैं। कुछ इस पे क्रिटिसिज्म करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस पे क्या क्या लोगों की राय है। तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में देखें, लोगों के ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को सिक्योर कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के मुताबिक काम कर रहा है। कोई भी ऐसा लॉ जो कि कांग्रेस पास करे या कोई भी ऐसा एक्शन जो कि प्रेसिडेंट ले जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है। और फिर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करता है। और इसके साथ साथ जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो डॉक्ट्राइन है उसमें तमाम ब्रांचेस एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर इनको अपनी अपनी बाउंड्रीज में रखता है। तो बेसिकली जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो डॉक्ट्राइन है उस पर सही तरह से अमल दरामद करवाने में और चेक एंड बैलेंस को सिक्योर करने में जुडिशरी अहम तरीन रोल अदा कर रही है। और फिर इसके साथ साथ कोई भी कानून जो है कांग्रेस अगर पास कर रही है तो उसमें अगर इबहाम मौजूद है तो उस इबहाम को खत्म करने में जुडिशरी अहम रोल अदा कर रही है। तो ऐसे में लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, लोगों का ख्याल है कि जुडिशरी अपनी बाउंड्री से तजावज़ करती है और लेजिस्लेचर के काम में दखल देती है। लेजिस्लेचर का बुनियादी तौर पर काम, उसकी एक्सपर्टी लेजिस्लेशन है, सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट गलत काम कर रही है, इंटरवेंशन कर रही है एग्जेक्टिव पावर में और लेजिस्लेचर में। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रोल काफ़ी हद तक नेगेटिव है और ये नेगेटिव रोल अक्सर सुप्रीम कोर्ट को एक ऑटोक्रेट बना देता है, उसे सुपीरियर बना देता है एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर से। तो ये अनडेमोक्रेटिक रवैया है, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव में जो भी लोग हैं उनको अवाम ने चुना हुआ, इसके बरक्स जजेस को अवाम ने चुना नहीं। लिहाजा जजेस के पास ये हक नहीं है कि वो लेजिस्लेचर को या एग्जेक्टिव को डायरेक्शन दे। यही वजह है कि लोग जुडिशियल रिव्यू पे इस हद तक तनकीद करते हैं। फिर लोगों का ये भी कहना है कि जुडिशियल रिव्यू की वजह से
लेजिस्लेचर, कांग्रेस इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है लेजिस्लेशन में। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे लॉ में कोई भी सिकम हुआ, लॉ मेकिंग में कोई भी सिकम हुआ, तो उसे जुडिशरी रिकवर कर लेगी, उसे कवर कर लेगी। दैट्स वाई इररिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ से बढ़ जाती है। और फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कुछ तो जुडिशरी ऐसे लॉज को भी नल एंड वॉइड करार दे देती है जो कि पब्लिक की फलाह व बहबूद के लिए हो। तो इस लिहाज से जुडिशियल रिव्यू उनकी नजर में ये नुकसानदेह है। तो जो भी हो, जो भी सिलसिला, बहरहाल जुडिशियल रिव्यू ने अभी तक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को ताकतवर किया है, अमेरिकन सेंटर को, अमेरिकन मरकज को, फेडरल स्टेट को एम्पावर किया है। तकरीबन तमाम यूएस की स्टेट्स को मरकज पे लेके आए हैं। मरकजी हुकूमत को जो है वो उसकी पावर को, उसकी स्ट्रेंथ को शो किया है और कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को इंश्योर किया है। तो यही वजह है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि वो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और आम लोग और यूएस की रियाया के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम्स को सिक्योर कर रहे हैं और इसमें अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अहम रोल अदा कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। पावर टर्न्स टू करप्ट एब्सोल्यूट पावर, करप्ट्स एब्सोल्यूटली, उसको चेक कर रहे हैं, उस पर चेक रख रहे हैं। यही वजह है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज यूएस इंतहाई ज्यादा ताकतवर हो चुका है और यूएस दुनिया पे रूल कर रहा है। यूएस एंड यूके पॉलिटिकल सिस्टम, अ कंपैरेटिव एनालिसिस। आज के मौजू में हम यूएस और यूके के पॉलिटिकल सिस्टम का तकाबली जायजा लेंगे। इस सिस्टम में प्रेसिडेंट्स के पास, एग्जेक्टिव के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, लेजिस्लेचर के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, जुडिशरी के पास कौन सी पावर्स हैं, यहाँ पर स्टेट सिस्टम कौन सा है, गवर्नमेंट सिस्टम कौन सा है, ये सब हम आज के मौजू में देखेंगे। तो आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि यूएस 1776 में जिस मुल्क से आजाद हुआ वो यूके है, यानी वो बरतानिया से आजाद हुआ है। लेकिन अब देखें कि बरतानिया से आजाद होने के बावजूद भी यूएस, वहां के लोगों ने यूके का ही सिस्टम अडॉप्ट किया है, लैंग्वेज भी उनकी है और फिर यूके के मॉडल की डेमोक्रेसी भी वहां पे है और लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम और कैपिटल सिस्टम, ये तकरीबन तमाम तरह के वो सिमिलरिटीज हैं जो कि यूके और यूएस में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूएस ने आजादी के बाद अगरचे बरतानवी सरकार से तो आजादी हासिल की थी लेकिन बरतानवी निजाम से आजादी हासिल नहीं की और उसी निजाम को प्रमोट किया है। यहां पर लिबरल डेमोक्रेसी है, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फंडामेंटल राइट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं इन दोनों ममालिक में। तो आइए हम आगाज करते हैं। आप देखते हैं कि क्या क्या इन दोनों ममालिक के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नंबर 1 तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस देखते हैं। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑन दी अदर साइड यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1789 में इंप्लीमेंट हुआ था। इसके बरक्स यूके का कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशनरी स्टेजेस से गुजर रहा है। इसका आगाज कहते हैं 1215 में हुआ था जब किंग जॉन्स के दौर में मैग्ना कार्टा साइन हुआ है और तब से लेकर अब तक इसका एवोल्यूशन होता जा रहा है। हजारों चार्टर्स, हजारों लेजिस्लेशंस, ये तमाम की तमाम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। फर्दर ये ऑर्गेनिक नेचर का हामिल है, यानी ये वक्त के गुजरने के साथ फलता फूलता जा रहा है। फिर यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन ये 7 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। इसमें अभी तक 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। ये दुनिया का ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और यहां पर अमेंडमेंट प्रोसीजर इंतहाई ज्यादा मुश्किल है। इसके बरक्स यूएस का जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये चेंजिंग नेचर का हामिल है। यूके की पार्लियामेंट की हर लेजिस्लेशन के साथ इसमें तब्दीलियां रूनुमा होती रहती हैं।
फिर हम देखें अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है, अमेंडमेंट प्रोसीजर से पहले हम ये देख लें कि यूएस में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ यूएस, ऑन द अदर साइड यूके में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द पार्लियामेंट ऑफ यूके। तो ये जरा डिफरेंस है। और फिर उसके बाद हम देखें कि अमेंडमेंट प्रोसीजर में यूएस में अमेंडमेंट प्रोसीजर मोस्ट रिजिड है, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना कोई आसान काम नहीं, इंतहाई मुश्किल काम है। दुनिया का मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो यूएस का है। यहां पर आप कांग्रेस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट से 2/3 की मेजॉरिटी लेते हैं, फिर ये मेजॉरिटी लेने के बाद अमेंडमेंट नहीं होती, फिर ये अमेंडमेंट के लिए रेटिफिकेशन के लिए जाते हैं स्टेट्स के पास। 50 स्टेट्स में से 3/4 स्टेट अगर ये रेटिफाई करेंगे, उस अमेंडमेंट को रेटिफाई करेंगे तो अमेंडमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 50 में से 38 स्टेट्स अगर अमेंडमेंट को रेटिफाई करेंगी तो अमेंडमेंट होगी, नहीं तो नहीं। यही वजह है कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑन द अदर साइड बिल्कुल ये इससे मुख्तलिफ केस है यूके में। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितना यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है। हर लेजिस्लेशन के साथ यूएस में अमेंडमेंट होती है। हर लेजिस्लेशन जो है वो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, यानी आपने अगर यूके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो सिंपल कानून साजी के साथ आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो यही वजह है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन वो बदलते हुए वक्त का साथ नहीं दे पाता। इसके बरक्स यूके का कॉन्स्टिट्यूशन बदलते हुए वक्त का साथ देता रहता। आप अंदाजा कर लें कि यूएस में अक्सर अमेंडमेंट को सालों लग जाते हैं, बल्कि सेंचुरीज लग जाती हैं। आप हैरान होंगे यूएस की आखिरी अमेंडमेंट इसे पास होने के लिए 202 साल का अरसा लगा। 1789 में ये अमेंडमेंट प्रपोज हुई और कहां जाकर 1992 में जाके ये अमेंडमेंट पास हुई है। तो ये है सिलसिला कि ये यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन ये चेंजिंग वक्त के साथ नहीं है। फिर हम पॉलिटिकल सिस्टम देखें, यूएस में फेडरल स्टेट सिस्टम है, ऑन द अदर साइड यूके में यूनिटी स्टेट सिस्टम है। फेडरल स्टेट सिस्टम में कि सेंटर के पास कम पावर्स हैं लेकिन सुप्रीम नेचर की, ऑन द अदर साइड सूबे हैं, जो स्टेट्स हैं वो काफी हद तक पावरफुल हैं। वहां पर डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, तो काफी ज्यादा अथॉरिटीज स्टेट एंजॉय कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड यूके में यूनिटी स्टेट सिस्टम है, यानी मरकज के पास तमाम तरह की पावर्स मौजूद हैं। मरकज अपनी स्टेट्स को पावर डेलीगेट तो कर सकता है लेकिन डिवाइड नहीं। तो मरकज जो है ओवरऑल है, उसके पास तमाम तरह की पावर्स मौजूद हैं। फिर हम देखें यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जेक्टिव जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है और एग्जेक्टिव ही हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो यूएस में प्रेसिडेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है और हेड ऑफ स्टेट भी है। ऑन दी अदर साइड यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लेजिस्लेचर सुपीरियर है। लेजिस्लेचर जो है वो तमाम तरह के पावर्स का मरकज है और लेजिस्लेचर ही प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करता है जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट है और क्राउन हेड ऑफ द स्टेट है। तो ये सिलसिला है। फिर आगे हम देखते हैं कि दोनों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर का मुवाजना करें। यूएस प्रेसिडेंट जो है वो एट अ टाइम हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। यूके का प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ सिर्फ गवर्नमेंट है जबकि क्वीन जो है वो हेड ऑफ स्टेट होती है। फिर अगर हम देखें यूके का प्राइम मिनिस्टर वो लेजिस्लेचर को भी लीड कर रहा होता, उसका भी लीडर होता और एग्जेक्टिव को भी लीड कर रहा होता। ऑन द अदर साइड यूएस का प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव हेड होता है, लेजिस्लेचर उसके असर से बाहर होती है, उस पर थोड़ा बहुत तो असर होता है लेकिन वो बिल्कुल इससे अलग इदारा है। इमरजेंसी की सूरत हाल में दोनों लीडर्स जो हैं वो पावर में ऑल इन ऑल होते हैं। फिर हम देखें
यूएस प्रेसिडेंट जो है वो एग्जेक्टिव हेड है और यूके का प्राइम मिनिस्टर एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर हेड है। अच्छा, यूएस में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन्स अलग अलग हैं। ऑन दी अदर साइड यूके में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट में तमाम तीनों ऑर्गन्स मुर्तकज हैं। पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर भी है, एग्जेक्टिव भी है और इवन जुडिशरी भी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि इनके यहाँ यूके में एपलेट कोड यानी एपेक्स कोड का दर्जा रखता है। तो ये सिस्टम है। यूएस लेजिस्लेचर बाइकैमरल है और यूके का भी बाइकैमरल है। यूएस में जो कांग्रेस मुश्तमिल है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, ये दोनों के नुमाइंदे अवाम मुंतखब करती हैं। ऑन दी अदर साइड यूके का जो है लोअर हाउस और अपर हाउस, लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है और अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लोअर हाउस को अवाम मुंतखब करती है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नुमाइंदों को क्राउन मुंतखब करता है। ये एलीट क्लास से इनका ताल्लुक होता है। यूएस लेजिस्लेचर के पास चेक्स एंड बैलेंस की पावर मौजूद है। यूएस लेजिस्लेचर जो है वो एग्जेक्टिव को भी चेक कर रहा होता है। प्रेसिडेंट की जितने भी उसने अपॉइंटमेंट्स करनी है, अहम अपॉइंटमेंट्स, उनको चेक कर रहा है, उनके ट्रीटीज को चेक कर रहे हैं, उनके जितने भी मुआहदे वगैरह हुए हैं, तो वो उसके लिए लेजिस्लेचर की अप्रूवल ज़रूरी है। जबकि ऑन दी अदर साइड यूके लेजिस्लेचर के पास तकरीबन तमाम तरह के इख्तियारात मौजूद होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जवाबदेह होता है लेजिस्लेचर को। फिर हम देखते हैं दोनों का जुडिशियल सिस्टम। यूएस का जुडिशियल सिस्टम काफी एडवांस है। यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट मौजूद है। यहाँ की अदालतें बहुत हद तक पॉलिटिकल असरात से आज़ाद हैं। अगरचे जजेस का तयन जो है प्रेसिडेंट ने कांग्रेस के मशवरे के साथ करना होता है, लेकिन 10 साल तक का अरसा ये इनको जॉब सिक्योरिटी होती है। कोई भी जजेस को बाहर निकाल नहीं सकता, प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं कर सकता। फर्दर जो जुडिशियल रिव्यू के जुडिशरी जो है वो चेक करती है प्रेसिडेंट एक्शंस को और कांग्रेस के एक्शन लेजिस्लेशन को। कांग्रेस अगर कोई लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कर रही है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कर रही है, इंडिविजुअल लाइबिलिटी के अगेंस्ट कर रही है, तो यूएस जुडिशियल सिस्टम उसे नल एंड वॉइड करार दे सकता है। ऑन दी अदर साइड यूके में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं, लेकिन रूल ऑफ लॉ मौजूद है। यहाँ सुपरमेसी ऑफ लॉ है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ स्पिरिट्स ऑफ लॉ मौजूद है। तो ये दोनों में जो है सिस्टम है। फिर अगर देखें हम पावर्स ऑफ स्टेट्स जो है, यहाँ के सूबे जो हैं वो किस हद तक आजाद हैं, क्या सिलसिला है। यूएस में जो है मुकम्मल तौर पर डिविजन्स ऑफ पावर है। सूबे बहुत ज्यादा पावर के हामिल होते हैं। इनके अपने अलग कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद हैं, इनके यहाँ अपने अलग झंडे मौजूद, अपने बाइकैमरल पार्लियामेंट्स इनकी मौजूद हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन सूबों के मौजूद है। तो सूबे काफी हद तक बहुत ज्यादा खुद मुख्तार हैं। ऑन दी अदर साइड यूके में जो है डेलीगेटेड पावर सिस्टम है, यानी सूबों की अपनी कोई पावर नहीं, मरकज जितनी पावर्स देता है उसी में रहकर ये काम कर सकते हैं। फिर यूएस में ड्यूअल सिटीजनशिप मौजूद है, यानी कि जो भी शहरी है वो पहले उस स्टेट का होगा, फिर उसके बाद यूएसए का शहरी अगर वो बनना चाहे तो बन सकता है, उसे अलग अप्लाई करना पड़ता है। जबकि यूके में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। फिर अगर हम रस्म और रिवाज को देखें, रोल ऑफ कन्वेंशंस को देखें, यूएस में यहाँ पर इसकी ऑर्डिनरी पोजीशन है। अगरचे यहाँ पर कन्वेंशंस को इंप्लीमेंट किया जाता है, इनका रोल है, काफी हद तक इसका रोल है, लेकिन यूएस में उस तरह से प्रैक्टिस नहीं किया जाता जिस तरह यूके में किया जाता है। यूके में इसकी वाइटल पोजीशन है। अगर कोई पार्टी, कोई ओहदेदार अगर कन्वेंशंस को फॉलो नहीं कर रहा तो अवाम की नजरों में उसका स्टेटस गिर जाता है। और ज्यादातर चीजें जो हैं वो यूके में कन्वेंशंस के जरिए आगे चल रही हैं। यूएस में अगर हम कन्वेंशंस को देखें, चंद एक कन्वेंशंस मौजूद हैं जिन पर अमल दरामद हो रहा है, जैसे कैबिनेट है। यूएस कैबिनेट, इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन
फिर भी ये कन्वेंशनली इस पर अमल दरामद हो रहा है। फिर जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये कभी भी एक स्टेट से नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी इस पे अमल दरामद हो रहा। ऑन द अदर साइड यूके में तो कैबिनेट के लिए अलग कन्वेंशंस मौजूद है, पार्लियामेंट के लिए अलग कन्वेंशंस मौजूद है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए अलग, क्राउन के लिए अलग, प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग, तकरीबन हर जगह पे अलग अलग कन्वेंशंस मौजूद हैं। तो अलग अलग कन्वेंशंस का यहाँ पर सिस्टम इंप्लीमेंट है। फिर हम देखें कि ये सारा सिस्टम जो है ये तकरीबन यूएस और यूके का जो है सिस्टम ये काफी हद तक सिमिलर है और बहुत सी जगहों पर जो है डिसिमिलरिटीज मौजूद हैं। लेकिन सिमिलरिटीज में हम यही कहें कि दोनों के यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम मौजूद है, दोनों के यहाँ कैपिटल इकोनॉमी मौजूद है, सेम कल्चर है, और फिर इनके नॉलेज, इनके अलूम भी तकरीबन सारे सेम हैं। और फिर अगर हम पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में भी देखें तो ये दोनों ममालिक अलायंस के हामिल हैं। अगरचे यूके ने यूएस पर हुकूमत की, लेकिन उसके बाद इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात मामूल के मुताबिक आए और अब तकरीबन 150 साल से ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, इंटरनेशनल एरिना में हर जगह एक दूसरे का साथ देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मौजू, जिसमें हमने यूएस एंड यूके पॉलिटिकल सिस्टम का कंपैरिजन किया, तकाबुल किया।